प्रिय विद्यार्थीगण, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 में रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में। इस वीडियो से पूर्व वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण क्या हैं, इस संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो हमारी अभिक्रिया होगी वो हमारी अभिक्रिया है संयुग्मन अभिक्रिया। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे भी संयुग्मन अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। तो अब परिभाषा में हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक या जिनको हम क्रियाकारक कहते हैं आपस में योग करके, या हम इसको लिख सकते हैं जुड़ करके, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयुग्मन या इसको हम कहते हैं संयोजन, या हम इसको कहते हैं योगशील, या हम इसको कह सकते हैं योगात्मक। अभिक्रिया कहलाती हैं। इनमें नए बंध का निर्माण होता है। ये होगी हमारी संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा। एक बार हम देखें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक या जिनको हम क्रियाकारक कहते हैं आपस में योग करके एकल उत्पाद यानी एक यौगिक का निर्माण करें, तो इन अभिक्रियाओं को संयुग्मन अभिक्रिया या इनको हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, या इनको हम योगशील अभिक्रिया कह सकते हैं, या हम इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये चार नाम हो गए। इन चार में से आपके पास कोई भी नाम दिया हो सकता है। पहला हो गया अपना संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरा अपना संयोजन अभिक्रिया, तीसरा योगशील अभिक्रिया और चौथा अपना हो गया योगात्मक अभिक्रिया। और इस प्रकार की अभिक्रिया में नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम इसका उदाहरण देखें, हमने कल भी देखा था कोयले का दहन। कोयले के दहन की अगर हम बात करें तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन CO2। अब अगर हम यहाँ नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे यहाँ एक और एक कितने हो गए, दो क्रियाकारक या अभिकारक हैं
और उत्पाद में कितना यौगिक है, केवल 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें नए बंध का क्या होता है, निर्माण। यहाँ इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बंध नहीं है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, नए बंध का निर्माण हो गया। इसी प्रकार हम अगर बात करें मैग्नीशियम के फीते का दहन, अब मैग्नीशियम के फीते के दहन की अगर बात करें तो Mg प्लस में O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अभिक्रिया संतुलन की अगर हम बात करें तो पहले अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ मैग्नीशियम 1 और यहाँ भी कितना है, 1, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी, 2, और यहाँ कितनी है, 1, तो यहाँ हमें कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब अगर हम दोबारा मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ कितना, 1, और इस साइड में कितने, 2, तो यहाँ कितने लगा देंगे, 2। तो ये हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब अगर हम बात करें जिंक के दहन की, अगर जिंक का दहन अगर हम देखें तो वही Zn प्लस में O2 और जिंक ऑक्साइड समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां 2 लग जाएगा और यहां भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। एक अन्य उदाहरण अगर हम देखें इसमें तो वो हो जाएगा हमारा एथीन का हाइड्रोजनीकरण। क्या हो जाएगा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। आइए देखें एथीन का हाइड्रोजनीकरण। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी और हमें यहाँ जो ताप चाहिएगा वो 473 केल्विन और जो दाब होगा वो होगा अपना 100 एटमॉस्फेयर। कितना दाब होगा, 100 एटमॉस्फेयर। क्या बन जाएगा अपने पास CH3 यानी एथेन का निर्माण हो जाता है। अगर एथेन है वो यहाँ कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था, हाइड्रोजन गैस, और ये भी क्या होगी अपनी गैस। तो इस प्रकार हमने 3-4 उदाहरणों के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को सीखा। अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का एक परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के एक परमाणु या परमाणु समूह से
विस्थापित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? जो पुराने बंध हैं वो तो टूट जाएंगे और नए बंध का क्या हो जाएगा? निर्माण। जैसे हम देखें, मान लो ये ए और बी कोई एक यौगिक है, प्लस में ये सी क्रिया करके अगर ए सी का निर्माण हो जाए और बी अलग हो जाए तो यहाँ ए बी के बीच में जो बंध हैं वो तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जबकि ए और सी के बीच में नए बंधों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो अभिकारक ए बी है इसका एक परमाणु या परमाणु जो समूह है वो तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये जो सी है इसके साथ ए के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर हम उदाहरण के द्वारा हम देखें तो जैसे हम बात करें CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये अगर क्रिया कर ले जिंक के साथ तो कॉपर सल्फेट Cu प्लस और SO4 माइनस में विभक्त हो जाएगा। तो ZnSO4 प्लस में कॉपर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब यहां बन गया जिंक सल्फेट और अपने पास आ गया कॉपर। इसमें अगर हम देखें तो ये CuSO4 को AB मान लें, Zn को C मान लें तो ये A है, ये तो क्या हो गया? अलग हो गया। जबकि B है वो किसके साथ जुड़ गया? C के साथ जुड़ गया। तो अपने पास बन गया कॉपर सल्फेट के स्थान पर जिंक सल्फेट और जिंक के स्थान पर कॉपर क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब हमें यहां देखने वाली जो बात है वो ये है कि हमें कुछ प्रमुख तत्व याद रखने हैं भी कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता। जिस तत्व की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। तो हम 5-7 जो मुख्य उदाहरण हैं उनको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो पोटेशियम वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोडियम आ जाएगा। सोडियम के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कैल्शियम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जिंक आ जाएगा। उसके बाद आयरन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेड Pb आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा। उसके बाद Hg मरकरी और सबसे अंत में Au ओरम यानी गोल्ड जो सोना है वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो अब अगर हम देखें तो यहां हम देखेंगे तो हमारे पास एक जिंक है और एक कॉपर है। तो कॉपर को जिंक आसानी से विस्थापित कर सकता है। परंतु अगर हमारे पास समीकरण आ जाती कि ZnSO4 प्लस में Cu क्या बनेगा तो हम लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है ये जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अतः ZnSO4 बना रहेगा और उसमें हम अगर कॉपर की कोई प्लेट या छड़ डालेंगे तो वो वैसी की वैसी बनी रहती है।
अगर इसका उल्टा अगर हम कर देते तो हमने देख ही रखा है, कॉपर सल्फेट में अगर जिंक की रोड डाल दें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस में कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया के बाद अपनी तीसरी जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में जहां एक अभिकारक से परमाणु या परमाणु समूह का आदान प्रदान हो रहा था, वहीं इसमें 2 बार विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी दोनों अभिकारकों से परमाणु या परमाणु समूह क्या होंगे, विस्थापित, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, द्विविस्थापन। अगर हम सामान्य भाषा में अगर इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह परिभाषा भी सही होगी। चाहे तो आप ऊपर वाली लिख दो, चाहे ये लिख सकते हैं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक AB अभिकारक है और दूसरा ये कोई एक CD अभिकारक है। अब अगर हम बात करें तो A और B टूट जाएंगे, C और D टूट जाएंगे। अब मान लो A है वो D के साथ जुड़ गया तो AD बन जाएगा, और जो B है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ, तो क्या बन गया, BC बन गया। इसमें हम एक बात और लिख सकते हैं कि इसमें जो हमने विस्थापन अभिक्रिया में लिखा वही कि बंध पुराने वाले टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर हम देखें तो CuSO4 प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयनों में टूट गए तो ये जो धन आयन है ये इसके ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा, और इसका जो धन आयन है वो इसके ऋण आयन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगा उत्पाद वो प्राप्त होगा CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब अगर हम समीकरण को कर दें संतुलित तो यहां हम लगा देंगे 2, तो यहां Cu1, यहां Na कितने हैं 2, तो यहां भी कितने हो गए 2, यहां सल्फेट का 1 आयन, यहां भी 1 आयन, यहां हाइड्रोजन के 2 तो यहां भी 2, यहां ऑक्सीजन के 2 तो यहां भी कितने हो गए 2। ये हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अगर हम इसका
एक और उदाहरण देखें, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, प्लस में KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसमें जो KCl है वो स्वयं किसका काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। हमें प्राप्त हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये AgNO3 टूट गया, यहाँ KCl टूट गया, यहाँ ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, तो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अभिक्रियाओं के जो अन्य प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।